हेलो दोस्तों। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसक्यूएल, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक एसेंशियल लैंग्वेज होती है किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वेब डेवलपमेंट सीखिए आप, चाहे मोबाइल डेवलपमेंट सीखिए आप, चाहे विंडोज एप्लीकेशंस बनाना सीखिए आप, एपीआई इंटीग्रेशन सीखिए आप, कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज की जरूरत आपको पड़ती ही पड़ती है। दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल। तो आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल है क्या चीज, किस तरह से उसको आप यूज कर सकते हो, कहाँ पे यूज की जाती है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे आपका डॉट नेट हो, सी शार्प हो, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, लगभग सभी के लिए एसेंशियल होती है। तो ये एसेंशियल कंपोनेंट्स में काउंट होती है। कोई भी आप डेवलपमेंट करेंगे ध्यान रखिएगा। तो अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आखिर है क्या एसक्यूएल, किस तरह से स्टार्ट होता है, इसके बारे में क्या क्या करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है, जिसको कहते हैं एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और यहीं से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये एक ब्लॉग है जहां से आप इसको डिटेल में कंटेंट को आप पढ़ सकते हो। मैं प्रैक्टिकली आपको चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि खाली थ्योरेटिकल सेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल सेशन है। ठीक है, तो ये कंटेंट आपको अवेलेबल है sqlbyvigorcouncil.blogspot.com, ये आपका यूआरएल है। यहाँ से इसको आप कभी भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कंटेंट आपके अवेलेबल है। तो यहाँ अभी जो ये वीडियो है, मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकली चीजों को, जिससे आप देख सके कि प्रैक्टिकली चीजों को आप कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन है जिसका नाम है व्हाट इज एसक्यूएल। तो अगर ये ब्लॉग अगर आप देखेंगे तो उसको यहाँ रीड क्लिक करिएगा, रीड मोड पर, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा कंटेंट किस तरह से लिखे गए। जब भी आप इसको पढ़ें, पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद यहाँ पे कमेंट जरूर करिए, जिससे आपको पता चल जाए हम लोगों को कि ये जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको कितने परसेंट समझ में आ रहा है, कितने परसेंट समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सच में इस टॉपिक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या इसकी फीडबैक क्या है आपकी। ठीक है, दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसका नाम है व्हाट इज एसक्यूएल। जरा इसके पहले डेफिनेशन को देखिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। पहली बात ध्यान रखिए, दिस इज अ कॉमन लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज पर्पस क्या दिया, दिस फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेस। जब भी कोई डेटा आप स्टोर करते हो, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। एक सब्जेक्ट मैंने बताया था, इसका नाम डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल हालांकि उसका पार्ट है, एक सबसेट कह सकते हो उसका। लेकिन क्योंकि जो मेजर डेटाबेस होते हैं, हो सकता है कि आपको डेटा डीबीएमएस पहले आप पढ़ चुके हो सकता है कि एसक्यूएल वहां इतने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, या टॉपिक ही नहीं पढ़ा। तो कभी कभी डीबीएमएस पूरा पढ़ना जरूरी नहीं होता, खाली एसक्यूएल से भी आपका काम चल जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट। तो अल्टीमेट गोल क्या है यहाँ पे, कि जब भी कोई डेटा आप मैनेज करते हो, वो डेटा टेबलर फॉर्म में होता है। और वो टेबल जो भी आप बनाते हो, वो किसी न किसी चीज का डेटा मैनेज करने के लिए बनाते हो। तो वो जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। डेटाबेस को मैनेज कौन करते हैं, उस तरह खास तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहली चीज क्या है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कौन इस्तेमाल करता है वास्तव में, कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं हम आरडीबीएमएस। पर्पस क्या है, डेटा को स्टोर करना है, उसको कोई भी मैनिपुलेट करना है, यानी अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सब क्या करना है, उसको कहते हैं मैनिपुलेट करना है। रिट्रीव करना है, इसको एक्सेस करना। क्वेरी अगर वर्ड जो इस्तेमाल होता है वास्तव में रिट्रीव करने के लिए होता है। तो डेटा को आप स्टोर भी कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, उसको रिट्रीव भी कर सकते हो। तो उसके अंदर कुछ कमांड्स आपको मिलेंगी जिनको कहते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। उनके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, या उनको रिट्रीव करेंगे, या उसको हम स्टोर करेंगे। जो आरडीबीएमएस है, ये वास्तव में एक सॉफ्टवेयर होता है, जो हम यहाँ की अगर हम बात करें, जो आपके पास अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी कंपनी है जिनके सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, माइस्क्यूएल एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जिसको आज ओरेकल नाम की जो कंपनी है वो ओन करती है। मारियाडीबी एक ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल खुद डेटाबेस खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, दिस लाइसेंस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट का आपने सुना हो सीक्वल सर्वर, एक और डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर में एक आता है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एसक्यूलाइट आपके जो मोबाइल्स एंड्रॉइड फोन्स हैं जो आपके, उनके अंदर जो डेटाबेस अगर आप देखते होगे, ये एसक्यूलाइट के नाम से उसका ये डेटाबेस होता है। तो बहुत सारे डेटाबेस हैं दुनिया के अंदर, 100 से ऊपर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ये, लेकिन सभी के सभी की कॉमन लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल है। तो ये सारे के सारे इसी डेटाबेस को, इसी को एक्सेस करते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू हम सारे डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार एसक्यू जो लैंग्वेज है केस इंसेंसिटिव है। आप अपर में लिखिए, लोअर में लिखिए, बिग्स में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है।
एसक्यूएल को अगर मैं बात करें कि हमने कहा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो स्टैंडर्ड ये बनी कब थी? इसके लिए आपने सुना होगा एक स्टैंडर्ड होता है, इसको कहते हैं अंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो उसको स्टैंडर्डाइज करता है। इन्होंने 1986 में इसको स्टैंडर्डाइज किया था। इसके अलावा आपने एक और सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, इसलिए 1987 में इसको स्टैंडर्डाइज किया था, जिससे कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनी है, जिससे जितने भी डेटाबेसेस होते हैं पूरे वर्ल्ड के, वो एक कॉमन लैंग्वेज को यूज करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेम लैंग्वेज सारे फॉलो, हल्के हल्के उन्होंने वेरिएशंस किए हुए अपने हिसाब से इसमें, लेकिन जो कॉमन पार्ट है वो सबके लिए सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या, ये लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं? इससे एडवांटेज है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप बनाओगे, किसी भी लैंग्वेज में आप बनाओगे, तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जितने भी आप बनाएंगे, उसी के पीछे जो आप डेटा एक्सेस करोगे, इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, रिट्रीव करोगे, उसके लिए कॉमन लैंग्वेज हम फॉलो करेंगे, इसका नाम है एसक्यूएल। इसलिए ये इसेंशियल लैंग्वेज जो हर किसी को आनी चाहिए आप लोगों में से। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जिसको हमें समझना है। अब क्वेश्चन है इसके आगे कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट की जाती है, तरीका क्या है। ठीक है, तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप समझेंगे तो आपको इनको चीजें आसान हो जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसक्यूएल। अब सेकंड पे जी, हम एसक्यूएल के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब इसके बारे में जानिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे हम कोई डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर टेबल्स बना सकते हैं, उनको ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे आपको टेबल का नाम ही बदलना है, आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, किसी कॉलम को रिमूव करना है, उसका डेटा टाइप बदलना है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो क्रिएट, टेबल को क्रिएट भी किया जा सकता है, उसको ऑल्टर भी किया जा सकता है, टेबल को ड्रॉप भी किया जा सकता है। देन हम कोई रिकॉर्ड अगर आपका, उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसको चाहे रिट्रीव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूजर्स हैं आपके पास, तो मल्टीपल यूजर्स है, आपके पास मल्टी यूजर्स हैं डेटाबेस के, उनको कंट्रोल एक्सेस करना है कि कौन इंसर्ट कर पाएगा, कौन इंसर्ट नहीं कर पाएगा, कौन डिलीट कर पाएगा, कौन डिलीट नहीं कर पाएगा, वो आप कंट्रोल कर सकते हो उसके एक्सेस को। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे डेटाबेस में आप कोई चीज डाल रहे हो, तो उसको हमें ये भी देखना होता है कि हो सकता है कि एक साथ आपके पास एक ही डेटाबेस पे काम करने के लिए बहुत सारे यूजर आ जाए। जैसे कि आप ये देख लीजिए, आप रेलवे की टिकट जब आप बुकिंग करते हो या एयरप्लेन की कोई टिकट बुक करते हो, तो वहां पे एक साथ एक सीट बची हुई है, उसके लिए एक साथ 100 लोगों ने उसके लिए फायर कर दिया कि हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब आप क्या करोगे? तो ऐसे में ट्रांजेक्शन को आपको मैनेज करना पड़ता है, जिससे कि कंफ्लिक्ट ना हो, डेटाबेस हमारा क्रैश ना हो जाए, डेटाबेस हमारा करप्ट ना हो, या जिस यूजर को जिस सीट जानी उसी को यूजर को जाए। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हमें करने पड़ते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सब कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हमारा एसक्यूएल कर सकता है। अब इसके लिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी के, देखिए ये टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने आपको बताया सारा ब्लॉग के अंदर मैंने डाला है, जिससे कि आप कंटेंट को कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मेन बात है इसका एक्सप्लेनेशन, किस तरह से हम कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर, हमने कहा था जो भी ये लैंग्वेज हमारी, इसको कौन यूज करेगा? इसको यूज करेगा कोई ना कोई आरडीबी में सॉफ्टवेयर। तो हमें पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, मशीन में देखना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर हमारे पास है या नहीं। तो हमने कहा मोस्ट ऑफ जो आरडीबी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, कुछ ओपन सोर्स होते हैं, कुछ आपके प्रोपराइटरी होते हैं। ये ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी का मतलब है उसकी ओनरशिप होती है, उसका हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे आप ओरेकल डेटाबेस की बात करें, उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। माइक्रो सीक्वल सर्वर की बात करें तो उसको आपका लाइसेंस लेना पड़ेगा। हालांकि उसके अंदर भी एक एक्सप्रेस एडिशन होता है जो फ्री होता है, जो लाइट वेट होता है, जिसमें 1 GB तक का डेटा आराम से मैनेज कर सकते हो। लेकिन उसको हमें मतलब कमर्शियल पर्पज के लिए उसको आप यूज नहीं कर पाओगे, केवल लर्निंग पर्पज को आप यूज कर सकते हो। तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ऑरेकल है, सीक्वल सर्वर जैसे में, उनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, साथ साथ इन्हीं के एक और कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं कम्युनिटी एडिशंस। वो फ्री होते हैं लर्निंग पर्पज के लिए, उनको आप यूज कर सकते हो। तो ये जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उनके भी कम्युनिटी एडिशंस होते हैं। जैसे माइस्क्यूएल की अगर मैं बात करूं, माइस्क्यूएल ऑरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है, पेड प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो कम्युनिटी एडिशन है वो आपको फ्री टू यूज है, उसको आप यूज, लेकिन हालांकि कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं है, वो लर्निंग पर्पज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ध्यान रखना, उसके लिए आपको कोई पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सॉफ्टवेयर जब आपको डालना है, तो मैंने कहा कम्युनिटी एडिशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो ये मिलता कहाँ से है? उसके लिए दो मेन सॉफ्टवेयर चाहिए इसको, इसको एक सर्वर बोलते हैं, इसको एक वर्क बेंच बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सर मैंने आपको यूआरएल यहाँ से दिए हुए हैं, जैसे अगर आप इसको डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये आपको सर्वर पे लेके जाएगा, जहां से आप सर्वर को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट लिंक मैंने दिए हैं आपको। ये आपका वर्क बेंचेस पे क्लिक करोगे तो ये वर्क बेंच आ जाएगी आपको। इसका पूरा फुल वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिससे कि अगर आपको इसकी पूरी प्रोसेस समझना चाहते हैं कैसे होता है, तो इसका फुल वीडियो यूट्यूब हमारा जो चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल है।
आप वहां से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्योंकि ये हमने जस्ट स्टार्ट किया है, ये नया चैनल है, तो इसके ऊपर जब भी आप इसको ज्वाइन कर सब्सक्राइब करिए तो जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आपके वो मिल जाए। तो यहाँ पूरी एक प्रोसेस आपको मिल जाएगी कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक कहानी है। एक सेकेंड रुकिए, चला गया हमारा, ये रहा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस हो गई कि आप किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करो। जब आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा इसका मतलब तब आप एसक्यूएल को स्टार्ट कर सकते हो, तब हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बात आती है इसके अंदर जो कमांड्स होती है वो कितने तरीके की कमांड्स होती हैं। हमने कहा जो भी एसक्यूएल हमारे पास, क्योंकि लैंग्वेज है, नीचे सी बात, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, कुछ कमांड्स होंगी। जो भी कमांड्स हैं एसक्यूएल के, उनको 4 हिस्सों में ब्रेक किया गया। एसक्यूएल स्टेटमेंट बोलते हैं इनको, 4 हिस्सों में इसको ब्रेक किया गया। पहला कहलाता है डीडीएल, इसको कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कि आपको डेटा को अगर क्रिएट करना है तो डीडीएल का काम क्या है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आपका जो भी टेबल है उसमें क्या कितने कॉलम होंगे, उनका डेटा टाइप क्या होगा, उनका साइज क्या होगा, जो चीज बताती है उसको कहते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर जो कमांड्स मेन आती है, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट टेबल कर सकते हो, ऑल्टर टेबल कर सकते हो, ड्रॉप टेबल कर सकते हो। तो कोई भी टेबल पे कोई मेजर काम होते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने में जो काम होता है उसको डीडीएल बोलते हैं। जब एक बार टेबल आपकी क्रिएट हो गई तो उसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए कौन होता है, डीएमएल होता है, इसको कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसके अंदर है आपके अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट हैं जो आपके यहाँ पे आते हैं। जो थर्ड एलिमेंट है हमारा, उसकी हम बात करें तो उसका नाम है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीसीएल के अंदर जाएंगे तो 2 बातें, ग्रांट एंड रिवोक। ये परमिशंस के लिए मैंने कहा था, जो हमारा यूजर्स है हमारे पास, उनको हमें, सपोज मेरे पास 4 डेटाबेसेस हैं या मेरे पास 6 टेबल हैं, मुझे किसको कितनी परमिशन देनी है, कितनी परमिशन किस यूजर को मुझे क्या प्रिविलेज देनी है, तो ये प्रिविलेजेस के लिए होता है। इसकी अगर हम बात करें, इसको हम ग्रांट भी कर सकते हैं, हम इसको रिवोक भी कर सकते हैं परमिशन को कभी भी। टीसीएल जो मैंने तीसरा बताया आपका, वो कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, इसमें 3 हमारे कीवर्ड होते हैं मेन। कि अगर आपको डेटा को परमानेंट करना है डेटाबेस, जैसे आपने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया और आप ये चाहते हो कि वो डेटा अब हार्ड डिस्क के ऊपर राइट हो जाए, परमानेंटली राइट हो जाए, तो उसको आप क्या कर सकते हो, कमिट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कहीं कोई एरर आ गई और आप नहीं चाहते हो आपका डेटा डेटाबेस में सेव हो, तो उसको आप वहीं से आप वापस खत्म कर सकते हो, दिस कॉल्ड रोल बैक। उसी तरीके के सेव पॉइंट वगैरह से ये सारे हमारे अलग अलग तरह के पॉइंट्स होते हैं जो इसमें अलग तरह के काम करते हैं। मेनली अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करना है तो टीसीएल, यूजर एक्सेस को कंट्रोल करना है तो डीसीएल, डेटा को मैनिपुलेट करना है डीएमएल, और स्ट्रक्चर क्रिएट करना है या उसको अल्टर करना है, उसको ड्रॉप करना है तो डीडीएल। ये 4 तरह के हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हम ब्रेक करते हैं। तो ये चारों टाइप आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एसक्यूएल क्या है नंबर 1 बात, दूसरा एसक्यूएल से हम क्या क्या कर सकते हैं तीसरी बात, देन इसको इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर की कैसे की जाती है, देन टाइप्स। अब आती है बात इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे करोगे। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस आखिर बनता किस तरीके से, अब हम उस बारे में बात करें। तो सबसे पहला केस क्या है, टू क्रिएट ए डेटाबेस, तो कमांड का नाम ही है क्रिएट डेटाबेस। हमने कहा लेकिन उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर डलवाया था आपको, तो यहाँ पे कमांड कैसे, देखिए पहले सिंटेक्स होती है, फिर एक रियल एग्जांपल होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है वे टू यूज इट, वो रियल कमांड नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कमांड होती है जब आप नीचे एग्जाम्पल में देखोगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने एक कमांड बताई, कमांड का नाम है एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या है, क्रिएट डेटाबेस। इससे हम क्या बनाएंगे, एक डेटाबेस। अल्टीमेट गोल है डेटाबेस। सिंटेक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे आप। ये देखिए यहाँ हमने ये चीज कैपिटल में लिखी है या स्मॉल में लिखा है, हालांकि हमने कहा था कि केस इंसेंसिटिव, आप अपर में लिखिए, लोअर लिखिए, मिक्स लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा लिखा है कि ये तो दोनों एसक्यूएल के कीवर्ड है, ये हमारा डेटा है, यानी यहाँ हम कुछ लिख रहे हैं, ये ऑलरेडी एसक्यूएल लैंग्वेज का पार्ट है। तो इसलिए हमने डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा किया है। आप सारा स्मॉल में लिख दो, सारा कैपिटल में लिख दो, मिक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये कमांड जैसे हमने यहाँ दिखाई, एक डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम दिया है हमें डेमोडीबी। ठीक है, तो कमांड क्या हो गई, क्रिएट डेटाबेस डेमोडीबी। आप इसको यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई जरूर नहीं है, अभी ट्राई करना है, टेस्ट करना है आपको, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप। तो राइट क्लिक किया आपने, इस कमांड को कॉपी कर लिया। अभी कमांड चला होगा। एक हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी अभी आपसे,
जिसका नाम था वर्क बेंच। हमने कहा था ये सॉफ्टवेयर आप डाल लीजिएगा, इसको आप जरा रन करेंगे, जब इंस्टॉल करके यहाँ से इसको रन करेंगे इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से एक विंडो आ जाएगी। ये डेटाबेस हमने सैंपल्स में बनाया तो पहले इसको भी खत्म करेंगे, तब हम इसको हटाएंगे। तो एक सैंपल हमने बनाया था अभी ये। चलिए, तो जो कमांड अभी वहां से कॉपी करके लेके आए हैं अभी हम, उस कमांड को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जैसे अभी हमने आपको कमांड दिखाई थी एक, तो इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और ये कमांड हमने यहाँ पेस्ट कर दी है। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, कमांड को सेलेक्ट करो मत करो, लेकिन इसको डायरेक्टली अब यहाँ से आप प्ले करेंगे। इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मान लो 10 कमांड लिख रखी, कोई 2 ही चलानी है केवल आपको, तो उनको आप सेलेक्ट करके भी प्ले कर सकते हो। तो सेलेक्ट किया, मैंने इसको रन किया, तो देखिए कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है और डेटाबेस आपका बन चुका है। कोई एरर आती तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ से कोई एरर आ रही थी, ये आपका राइट साइन आ रहा है, इसका मतलब ये कमांड आपकी सक्सेसफुली रन कर चुकी है और डेटाबेस आपका बन चुका है। अगला स्टेप क्या है, डेटाबेस जब बन गया देन व्हाट नेक्स्ट, तब हम इसके आगे की बात करें। तो ये हमारा पॉइंट रहा, हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। डन। अब अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेटाबेस के अंदर हम क्या है, हाउ टू यूज मेक ए डेटाबेस करंट डेटाबेस। जैसे अभी हमने एक डेटाबेस ये बनाया, उससे पहले भी बहुत सारे बनाए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटाबेस पे काम शुरू करना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, उस डेटाबेस को करंट डेटाबेस बनाना होगा। करंट वर्किंग डेटाबेस आप इससे कह सकते हो। तो किसी डेटाबेस को आपको करंट वर्किंग डेटाबेस बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, उसके लिए एक कमांड होती है यूज कमांड। पहले यूज लिखिए, उसके आगे डेटाबेस का नाम लिखिए। जैसे ये एग्जांपल है, अगर कोई भी कमांड आगे हमें चलानी है तो हम किसके बेस पे चलाएंगे, इसके बेस पे चलाएंगे। तो ये कमांड मान लीजिए मैंने कॉपी की और इस कमांड को मैं गया और मैंने पेस्ट कर दिया और इस कमांड को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको रन कर दिया, तो ये डेटाबेस मेरा करंट डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर टेबल क्रिएट करूं, डेटाबेस टेबल रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, अपडेट करूं, डिलीट करूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं अब इसके बाद। तो अगला काम क्या होगा अब हमारा, वो देखिए। ठीक है, तो ये हम और आगे चलते हैं। सारे टॉपिक यहाँ मौजूद हैं, आप एक एक करके स्टडी करेंगे, आप सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हाउ टू प्लान टू क्रिएट ए टेबल। अब हमें ये देखना है कि हमें जो डेटा बनाना है वो डेटा किस चीज के बारे में बनाना है, किस चीज का डेटा स्टोर करना है इसके अंदर। तो हमें उसी के हिसाब से इसके अंदर टेबल्स क्रिएट करनी होगी। कि डेटा टेबलर फॉर्म में होगा तो सबसे पहले आपको कॉलम आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, पहले वो, फिर उसके ऊपर कौन कौन से कॉलम है, फिर उसी हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। तो प्लान कैसे किया जाता है वो समझिए। 10 ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा इस डेटाबेस एसक्यूएल वाले पार्ट का। तो यहाँ क्या कह रहा है, सो टेबल इज यूज्ड टू होल्ड द रिकॉर्ड्स और द रोज रिलेटेड टू सम एंटिटी। सबसे पहली बात है, जो रिकॉर्ड आप बना रहे हो, जो टेबल आप बना रहे हो, किसी ना किसी चीज के बारे में बना रहे हो, उसको बोलते हैं एंटिटी। जैसे मान लो बुक्स का डेटा आपको स्टोर करना है किसी लाइब्रेरी के अंदर, तो बुक क्या हो गई, एक एंटिटी हो गई। कोई कस्टमर है आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट कोई परचेस कर रहे हैं, तो जो कस्टमर है वो आपकी कौन होगी, एंटिटी होगी। क्योंकि उनका डेटा मैं मैनेज करना पड़ेगा, बुक्स का डेटा मैनेज करना है, कस्टमर डेटा मैनेज करना है। कोई आपके पास जैसे इंस्टाग्राम पे यूजर्स होते हैं जो लॉग इन करते हैं, तो यूजर अपने आप में क्या हो गया, एक एंटिटी हो गई। कॉलेज के अंदर कौन है, स्टूडेंट्स हैं, तो उस केस में किस स्टूडेंट है वो भी क्या हो गई, एंटिटी। जिसके बारे में भी कहीं कोई सॉफ्टवेयर डेटा को मैनेज करता है उसको कहते हैं एंटिटी। और किस फॉर्म में मैनेज कर रहा है, टेबुलर फॉर्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेबल। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें सबसे पहले इनके बारे में हमें पता करना होगा आखिर किस तरह का डेटा हम मैनेज करने वाले। एक सैंपल डेटा हम क्रिएट करेंगे, जैसे बुक है मान लीजिए, बुक के ऊपर मुझे क्या क्या डेटा मैनेज करना, मतलब हमने कहा भाई हम बुक नंबर रखेंगे, टाइटल रखेंगे, ऑथर रखेंगे, प्राइस का। तो ये मैंने 5 सैंपल रिकॉर्ड बनाए आपके लिए जो हम ट्रायल करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो बुक के ऊपर क्या क्या है, मेरे पास बुक नंबर है, जैसे कुछ केसेस लिए बुक नंबर आपने देखा होगा, नंबरिंग होती है, मोस्टली इंटीजर वैल्यूज होती हैं। तो हमने कहा 101, 102, 103, 104, 105 हमने एक बुक नंबर मान लिए। ये कुछ हमने टाइटल मान लिए, डेटा एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स, डेटा एनालिटिक्स फॉर प्रोफेशनल, बिजनेस एनालिटिक्स फॉर ऑल, ये हमारी बुक्स के टाइटल हैं। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हमने कुछ ऑथर्स ले रखे हैं, कुछ हमने प्राइसिंग ले रखी है। प्राइसिंग हालांकि अगर हम देखें हो सकता है इसमें पैसे भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ बुक्स पे लिखा होगा $29.37, तो उसमें पॉइंट्स भी होते हैं, कई बार करेंसी के साथ साथ में पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि भाई यहाँ पे किस तरीके के डेटा पॉसिबल है, उसी के हिसाब से हमें डेटा को मैनेज करना होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर होता तो उसके बारे में क्या डेटा मैनेज करते हैं, उसका रोल नंबर होगा, उसका एक नाम होगा, उसका ईमेल होगा, उसका मोबाइल होगा, उसका फीस होगा, उसके बाद कोई भी हो सकता है, कोर्स हो सकता है, उसकी ब्रांच हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, जेंडर हो सकता है,
एड्रेस हो सकता है, करंट सेमेस्टर हो सकता है, और बहुत सारी फील्ड हो सकती हैं। फिलहाल हमने कुछ लिमिटेड सीट्स इसके अंदर लिए, कुछ सैंपल रिकॉर्ड हमने यहाँ लिए। तो ये रोल नंबर है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 3 6, ये हमारे कुछ रोल नंबर्स हैं। कुछ हमारे पास बच्चे हैं, हरीश है, कपिल है, नितिन है, रितेश है, ये सैंपल डेटा है। उनकी ईमेल आईडीज हैं, उनके मोबाइल नंबर्स हैं, उनकी फीस है। ये सैंपल 5 रिकॉर्ड हमने स्टूडेंट के लिए लेके चले हैं, जिससे कि हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे। फिर अब बात आ जाती है कि देखिए हमने एक वर्ड यूज किया था RDBMS, इसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ डेटा, कुछ टेबल ऐसी भी हो सकती हैं जिसके अंदर जो डेटा किसी एंटिटी का डेटा नहीं बना होकर किसी प्रोसेस का डेटा हो। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में आप जाते हो और कोई बुक इशू कराते हो, जो इशू की जा रही है बुक, उसका भी तो डेटा होगा कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सी बुक नंबर कौन सी डेट को इशू कराई। गौर करिए, प्रोसेस है, ये एंटिटी नहीं है डायरेक्ट, ये प्रोसेस का डेटा है। तो हमने मान लीजिए एक टेबल बनाई इस पर्पस के लिए, इसका नाम दिया इशू बुक्स, जिसमें एक बुक नंबर है कि कौन सी बुक कौन से स्टूडेंट को, जिसका रोल नंबर ये है, इस कौन सी डेट को। डेट आप देख रहे हैं, ये पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है। ये हमारा एक जनरल फॉर्मेट है जो हम यूज करते हैं MySQL के अंदर। उसी फॉर्मेट को मैंने यहाँ सैंपल के तौर पे लिया है। तो ये मतलब ये हो गया कि 101 नंबर की जो बुक है, जिसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 100 नंबर की डिटेल कौन सी हो गई। तो हमें वहां पे क्या हुआ, दूसरे उस टेबल के अंदर खाली हमने क्या बताया, 101 नंबर, बाकी डेटा हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर 101 रोल नंबर के इस बुक नंबर के सहारे से अगर हम इस वाली टेबल तक पहुंच जाएंगे तो हम यहाँ से बाकी इन्फॉर्मेशन फैच कर लेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या डाला है, रोल नंबर डाला है 1 2 3 4। इस रोल नंबर से अगर हम इस टेबल तक आ जाए तो यहाँ से बाकी डिटेल हमें यहाँ से मिल जाएंगी। इसीलिए क्योंकि टेबल आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसलिए इसका नाम होता है रिलेशनल टेबल्स। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह से मैं एक मल्टीपल टेबल्स को एक साथ डेटा को मैनेज कर सकता हूँ और मैं वहां से इंफॉर्मेशन को फैच कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से कुछ आइडिया लग रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा आप लोगों को? तो ये मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्लानिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किस तरीके का डेटा हमें मैनेज करना है, उसी के हिसाब से उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, किस किस पर्पस के लिए उनको हम मैनेज कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डेटा हम बनाने वाले हैं इन कॉलम्स के अंदर, वो किस किस तरीके का डेटा हो। प्लानिंग के बाद हमें और आगे बढ़ना है, तो हमें देखना होगा कि ये जो हम बना रहे हैं कि इसमें किस किस तरीके का डेटा मैनेज होगा। तो उसके लिए टॉपिक क्या आ गया हमारा, सो व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स टू मैनेज डेटा इन द कॉलम्स और फील्ड्स। अगर मैं बात करूं आपका एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल केवल जनरली 3 बातें कहता है कि जो भी डेटा होगा या तो न्यूमेरिक होगा या स्ट्रिंग होगा या नॉर्मली डेट टाइप का डेटा होगा। ये स्टैंडर्ड डेटा टाइप मेनली इन्होंने 3 बनाए हैं, हालांकि और भी डेटा टाइप हैं, फिलहाल मैं सिर्फ 3 की कोर की बात कर रहा हूँ। जो कोर है 3 कहता है न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए आपके पास, या स्ट्रिंग होना चाहिए, या डेट होना चाहिए। अब जो लैंग्वेज, जो हमारे आरडीबी में सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इनको अपने हिसाब से कीवर्ड डिफाइन कर देते हैं इनके लिए। जैसे न्यूमेरिक की बात करूं मैं, तो अगर हम बात करें ऑरेकल की तो वो उसको नंबर बोलता है। लेकिन अगर जैसे अगर मैं बात करूं माइस्क्यूएल की, तो वो इंट और फ्लोट दोस्तों में तोड़ देता है। इंटर का नंबर हो गया मतलब नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, फ्लोट का मतलब हो गया नंबर विद डेसिमल। जैसे जो बुक नंबर आप देख रहे हो 101, वो कैसा डेटा है, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो कैसा डेटा हो गया, वो इंट हो गया। जो प्राइस है हमने कहा उसमें पैसे भी हो सकते हैं, तो कैसा डेटा होगा, फ्लोटिंग डेटा हो गया। जो अगर मैं बात करूं टाइटल है, ऑथर है, ये कैसा डेटा है, स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा है। इसको स्ट्रिंग काइंड ऑफ जो डेटा होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक फिक्स लेंथ डेटा होते हैं, जैसे आपका पिन कोड है 6 डिजिट का होता है, मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होता है। अगर मैं बात करूं नाम किसी का छोटा भी हो सकता है, नाम किसी का बहुत बड़ा भी हो सकता है, ईमेल आईडी किसी का बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स या वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स। तो 2 कीवर्ड इन्होंने दिए, एक का नाम दिया कैर जो फिक्स लेंथ डेटा के लिए होता है, एक वेर कैर जो वेरिएबल लेंथ डेटा के लिए होता है। जहां डेटा बहुत बड़ा बहुत छोटा हो सकता है उसको वेर कैर बोलते हैं, जहां फिक्स लेंथ डेटा होता है उसको कैर बोलते हैं। डेट्स वगैरह कोई मेंटेन करनी है तो डेट नाम का ही डेटा टाइप है। इसके अलावा और 50 डेटा टाइप है, ये मैंने बहुत छोटे आपको बताए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा टाइप अलग अलग तरह के डेटा को मैनेज करते हैं। अभी हमने केवल 5 कोर लिए जिससे कि हम बेसिक्स को आपको क्लियर कर सकें। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखें। सो व्हाइल डिफाइनिंग द स्ट्रिंग डेटा care and where care, we need to specify the maximum number of character। जैसे आप आपको नाम लेना है तो आपको इसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी पड़ेगी कि टेबल के अंदर आप कितना साइज मैक्सिमम अलाउ करना चाहते हो, नेम के लिए, ईमेल के लिए, मोबाइल के लिए। तो केयर वेयर केयर में आपको साइज देना पड़ता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, जब हम कॉलम का कोई नाम बनाएंगे टेबल के अंदर,
तो जैसे हम एक नॉर्मल लाइफ में कैसे लिख रहे हैं बुक नंबर, लेकिन जब हम टेबल बनाएंगे तो इस स्पेस को आप रिमूव कर देंगे। तो इसको बेटर है आप हालांकि ऐसा नहीं नहीं ले सकते, नाम यूज नहीं कर सकते, पर प्रैक्टिस में जनरली हम इसको अवॉइड करेंगे कि आप इसमें इस तरह से लिखिए, जैसे बुक नंबर वो तो लिख लेंगे, स्पेस को आप इसमें से हटा दीजिए। ठीक है, ध्यान दो, कॉलम का नाम हमें ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं, तो डेटा टाइप हम कौन सी मोस्टली यूज करेंगे हाईस्कूल के अंदर? इंट है, फ्लोट है, वेरकेर है, कैर है और डेट। इन मोस्टली हम 5 को यूज करेंगे। हालांकि इसके अलावा और भी जब थोड़ा एडवांस लेवल चाहेंगे आप, थोड़ा सा और भी नए डेटा टाइप यूज करेंगे आप, फिलहाल आप इन 5 पे फोकस करेंगे भी आप। चलिए अब हम देखते हैं आगे। डेटा टाइप आप आपने मान लीजिए डिसाइड कर लिए कि मैं क्या लेने वाला हूँ, टेबल में क्या बनाने वाला हूँ। अब हम उस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये हमें एक आइडिया लग गया। बात आती है कि अब स्टेबल को क्रिएट कैसे किया जाए। अब इसके लिए हमने, आपको याद होगा अभी 3 चीजें हमने डिस्कस की थी अभी आपसे। एक बुक टेबल के बारे में बात की थी, एक स्टूडेंट के बारे में बात की थी और एक इशू बुक के बारे में बात की थी। उन तीनों टेबलों को हम यहाँ जनरेट करेंगे। तो कोई भी टेबल अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए कमांड है क्रिएट टेबल का। ये इसकी सिंटैक्स, क्रिएट टेबल आप लिखेंगे, फिर कॉलम का नाम बताएंगे, फिर उसका डेटा टाइप बताएंगे, फिर उसका साइज बताएंगे। डिपेंड करेगा आप क्या चीज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा एक और बात, कैर और वेर कैर में आपको खाली साइज देना है, डेट में, इंटीजर में, फ्लोट में साइज देने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने कहा था डेटाबेस को आप सेलेक्ट करिए, कौन से डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो। तो करंट डेटाबेस बनाने की कमांड कौन सी बताई थी हमने आपको, याद होगा, यूज। तो ये कमांड पहले आपकी रन होती हुई आपके पास होनी चाहिए। ये ऑलरेडी हम चला चुके हैं, तो इसको अब चलाने दोबारा कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या कहा, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है मेरी, बुक। क्या क्या है इसके अंदर, बुक नंबर है जो कि इंटीजर टाइप का है, देन कॉमा, देन टाइटल है जो कि आपका वेरिएबल लेंथ डेटा, स्ट्रिंग डेटा है, इसका साइज दे दिया मैक्सिमम 100, ऑथर को भी हमने दे दिया 100 और प्राइस हमने बना दिया फ्लोट। इसी तरह जब स्टूडेंट की बारी आई तो हमने कहा रोल नंबर। हमने कहा तो देखिए स्पेस नहीं डालना है, देखिए हमने कहीं स्पेस नहीं डाला है। रोल नंबर हमने कहा इंटीजर टाइप का, नेम वेर केयर, ईमेल, ईमेल थोड़ा छोटा होगा नाम से तो उसको हमने 50 कैरेक्टर दे दिए। मोबाइल लेंथ देखिए फिक्स होती है 10 कैरेक्टर, तो हमने वेर केयर नहीं लिया, इसको केयर लिया है। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अभी आज हम वो पॉइंट, एडवांस एसक्यूएल का एक इसके बाद वीडियो और आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर इनकी डिटेलिंग करेंगे। अभी हम ज्यादा डिफरेंस अभी नहीं बता रहे हैं आपको, केयर और वेर केयर में क्या फर्क होता है, ये अगले वीडियो में बताएंगे अभी आप। फिर हमने कहा फीस हमने इंटीजर ही ले ली कि हम मान के चल लेंगे फीस में पैसे नहीं है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से इसको हमने इंटीजर ले लिया। अब तीसरी चीज आ जाइए, हमने टेबल बनाई एक और, इसका नाम है इशू बुक्स। यहाँ बुक नंबर है। अब बुक नंबर का जो डेटा टाइप यहाँ है वो सेम होना चाहिए, जो रोल नंबर का डेटा टाइप यहाँ है वो यही सेम होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे यूज्ड है, प्री यूज्ड है। इशू डेट एक डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डेटा टाइप आ गया डेट। अब इन तीनों टेबलों को मैंने तीनों कमांड्स को यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। ये जो यूआरएल आप ये देख रहे हो जहां है, ये आपको जो भी ब्लॉग, ये आपका वीडियो जहां अपलोड होगा वहां के आपके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी वहां पे मिल जाएगा, वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हो अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, चलिए अब यहां से गए हम और तीनों कमांड को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, तो मुझे ऊपर वाले कमांड तो चलानी है नहीं, अब तो मैं चला चुका, मैंने क्या रन। तो देखिए 3 टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो आपके पास क्या क्या क्रिएट हो चुका है, बुक क्रिएट हो चुका है, आपका स्टूडेंट बन चुका है और आपकी इशू टेबल, ये इशू बुक्स टेबल बन चुकी है। इतना काम आपका हो चुका है परफेक्टली। अब इसमें क्या करेंगे हम देखना चाहते हैं कि सच में जो टेबल बनी है वो वैसी बनी है जैसे हमने सोचा है, तो वो कैसे देखेंगे अब आप। तो इसी के अंदर आप जाओगे तो आपको एक अगला पॉइंट मिलेगा, इसी के अंदर अब आपको वो अगला पॉइंट क्या है वो देखिए। एक सेकेंड, थोड़ा स्ट्रक्चर। अभी देखिए डेटाबेस अब हमने क्रिएट कर ली टेबल। क्वेश्चन है कि अगर आपको इस स्ट्रक्चर को देखना है तो आप कैसे देखोगे। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड होती है, इसको कहते हैं DESC, जिसको कहते हैं डिस्क्राइब। तो किसी स्ट्रक्चर को अगर हमें देखना है तो इसको हम देख भी सकते हैं। तो देखने के लिए क्या होगा, कमांड का नाम DESC। DESC एक और कीवर्ड होता है जो काम आता है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो जो आपका एडवांस वीडियो होगा उसके अंदर आपको समझाएंगे जैसे हाउ टू ऑर्डर द डेटा। तो ऑर्डर करने के लिए हमें क्या होगा, डिसेंडिंग वाला, ये ऑर्डरिंग में भी काम आएगा, लेकिन फिलहाल इसका पर्पज है डिस्क्राइब करना। जैसे हमने कमांड दी है, देखिए राइट द स्टेटमेंट टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ बुक टेबल।
हम केवल बुक को, तो हमने डेटाबेस करंट ऑलरेडी बना रखा है तो उसकी अब जरूरत नहीं है, तो सीधी कमांड क्या पिक की हमने इसको, डीएससी बुक, यहाँ गए, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इतना सेलेक्ट किया मैंने केवल, उसको रन किया तो देखिए स्ट्रक्चर आ रहा है इसका मेरी बुक का। तो बुक नंबर है मेरा इंटीजर टाइप का, टाइटल है मेरा वेरकेयर 100 टाइप का, 100 कैरेक्टर का, देन ऑथर है मेरा 100 कैरेक्टर का, प्राइस है मेरा फ्लोट। तो यहाँ मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ, फिर से मेरा नीट एंड क्लीन विंडो मेरी आ जाएगी। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि हाँ मेरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास बन चुका है, मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो इससे हमें समझ में आ गया हमारा स्ट्रक्चर क्या है, व्यू हमने कर लिया इसको। तो हर कमांड के अंदर उसका एक आंसर छिपा हुआ है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं हर एक के पीछे उसके एक आंसर छिपते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है क्या करेंगे। अब स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अगला पॉइंट क्या है हमारा, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अब टेबल के अंदर रिकॉर्ड आप कैसे डालोगे, अब आ गया मैनिपुलेशन पार्ट। यहाँ पे जाइए अभी आप, अब ये देखिए हमने कहा वंस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इज रेडी, नाउ वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड्स टू द टेबल। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू कमांड। सिंटेक्स क्या है इसकी, पहले लिखिए इंसर्ट इनटू, देन टेबल का नाम, उसके आगे वैल्यूज, ये कीवर्ड है देखिए, इंसर्ट इनटू और वैल्यू तीनों कीवर्ड है हमारे। अब यहाँ जो भी वैल्यू डालनी है आपको वहां वैल्यू इस तरह से डालेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, लास्ट में एक सेमीकोलन लगा दीजिए। हालांकि सेमीकोलन वैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन कोई मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, तो लगा देंगे तो ठीक रहेगा। तो अब यहाँ एक छोटी सी बात है, कुछ और याद रखनी, वो ध्यान रखिए। अगर आप कोई भी डेटा जो कि स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा हो या डेट काइंड ऑफ डेटा हो, तो उसको एंक्लोज करेंगे आप सिंगल कोट्स के अंदर। जो डेट आप यूज करोगे माइस्क्यूएल के अंदर, उसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा, YYYMMDD, यानी पहले ईयर के 4 डिजिट आएंगे, फिर मंथ के 2 डिजिट आएंगे, फिर डेट के 2 डिजिट आएंगे। ठीक है, अब जो डेटा भी हमने तैयार किया था, जो हमने टेबलर फॉर्म में आपने देखा था डेटा, अब वो सारा डेटा सैंपल डेटा है क्योंकि हमारा, उसको हम इंसर्ट करेंगे। देखिए पहले बुक के 5 रिकॉर्ड, फिर स्टूडेंट के 5 रिकॉर्ड, फिर इश्यू बुक के 3 रिकॉर्ड आपने वहां देखे थे। ये सारे के सारे रिकॉर्ड हम एक एक करके भी डाल सकते हैं, सारे के साथ भी डाल सकते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने ये रिकॉर्ड मैंने सेलेक्ट करी बुक के लिए, कॉपी किया इनको मैंने और मैं यहां लिया है। तो ये 5 कमांड हैं जो मेरे 5 रिकॉर्ड के लिए हैं। अब मैंने इनको सेलेक्ट किया, जो मुझे केवल 5 कमांड चलानी, तो मैंने इसको रन किया तो देखिए 5 रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट हो चुके। इसी तरह से मान लीजिए मैं स्टूडेंट के पास गया, तो जो मेरे नीचे 5 रिकॉर्ड स्टूडेंट के पड़े हुए हैं इनको मैंने कॉपी किया। डेटा सारा सैंपल अवेलेबल है आपको सैंपलिंग के लिए, तो आप यहीं से डेटा को पिक कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहीं से उसको टेस्ट कर सकते हो। तो ये आपने यहां से सेलेक्ट किया और ये फिर से आपने इसको रन किया तो देखिए 5 रिकॉर्ड आपके स्टूडेंट के और इश्यू हो गए। सारा डेटा सामने है, भी कमांड सामने दिख भी रही है आपकी, स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं। तो ये 5 डेटा उसके हो गए, 3 डेटा मुझे और इंसर्ट करने हैं, तो 3 डेटा मैंने ये उठा लिए। इससे क्या होगा, आपको सारी कमांड भी सामने दिखती रहेंगी और इनका पूरा एक कलेक्शन आप एक साथ भी कर सकते हो। तो ये तीनों कमांड मैंने उठाई और फिर से रन किया तो 3 रिकॉर्ड मेरे ये भी इंसर्ट। तो इस तरीके से मेरे सैंपल डेटा सारा 13 जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे एड ऑन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो कुछ भी हम ये काम कर रहे हैं, आपको ये हमारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट रिव्यू देंगे तो शायद हमें और अच्छा लगेगा। एक बार डेटा आपका इंसर्ट हो गया सपोज, देन व्हाट नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट करने के बाद इसको व्यू करना हो। पहली बात आती है हाउ टू व्यू स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अब ये इसको जो एक वर्ड होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, रिट्रीव करना, जो क्वेरीज के लिए जो वर्ड बनाए वो इसी लिए बनाए। तो अब हाउ टू व्यू स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। हर चीज के पीछे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही, तो उसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। अब यहाँ एक पॉइंट समझना है, टू व्यू स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल वी नीड टू स्पेसिफाई द करेक्ट। अच्छा एक सेकेंड, अभी तो हम सारे भी देखने थे, हम व्यू स्पेसिफिक पे आ गए, एक मिनट रुको। इससे पहले एक टॉपिक आपका मिस हो गया इसमें से, डेटा टाइप हो चुके, टेबल बन चुकी, स्ट्रक्चर हो गया, रिकॉर्ड डाल। अच्छा ये टॉपिक शायद हमने, कोई बात नहीं, चलिए यहीं से लगते हैं।
इसी के नीचे शायद अभी टॉपिक छूट गया थोड़ा सा मेरे ख्याल से, इंसर्ट के बाद हमने व्यू करने का नहीं लिखा। चलिए टॉपिक थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमने मिक्स कर दिया एक टॉपिक, चलिए कोई बात नहीं, समझाते हैं। स्ट्रक्चर हो गया, इंसर्ट हो गया। चलिए अब देखिए, तो अगर ये डेटा हमें यहां से रिट्रीव करना है तो डेटा रिट्रीव कैसे किया जाएगा, तो अब जरा पहले उसको देखिए। पहले हम जनरल बात करते हैं, एक टॉपिक आगे पीछे मैसेज हो गया है, कोई इशू नहीं, वो बात में ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर ये रिकॉर्ड जो हमने डाले हैं इनको देखना है तो देखेंगे कैसे। तो रिकॉर्ड को देखने के लिए कमांड होती है सेलेक्ट कमांड। तो आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, स्टार होता है ऑल रिकॉर्ड, जो ऑल कॉलम्स, तो जितने भी कॉलम है बुक नाम के टेबल के अंदर वो भी दिखाई देंगे, साथ साथ हमें सारे रिकॉर्ड भी दिखाई देंगे। जैसे कमांड देखिए क्या लिखा है, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू व्यू ऑल द कॉलम्स ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक टेबल। हमें सारे कॉलम भी देखने हैं, साथ साथ सारे रिकॉर्ड भी देखने हैं। तो कमांड क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, बुक टेबल में क्या पड़ा हुआ ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये कमांड मैंने कॉपी की, इस कमांड को नीचे मैंने ड्रॉप किया, अब इसको हमने सेलेक्ट किया और जस्ट मैंने क्लिक किया। तो जरा चेक करिए, देखिए जो 5 रिकॉर्ड हमने सैंपल डाले थे सारे विजिबल है हमें आराम से। इसी तरह से कोई और रिकॉर्ड देखना है तो मैं यहीं से, मान लो स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना होता मुझे, तो यही कमांड में यहाँ लिख देता हूँ, ये सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड भी मुझे यहीं के ही नजर आ जाते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको डिस्प्ले किया, तो देखिए स्टूडेंट सारे के 5 रिकॉर्ड मुझे यहाँ नजर आ गए। तो कोई भी रिकॉर्ड अगर मुझे देखना है तो मैं अपनी क्वेरी फायर कर सकता हूँ, उस क्वेरी से मैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को भी फैच कर सकता हूँ या इसको मैं रिट्रीव कर सकता हूँ। अब इसी के अंदर कुछ पॉइंट आते हैं कि हमें इसमें सारे कॉलम नहीं देखने या सारे रिकॉर्ड नहीं देखने। अगर मुझे सारे कॉलम नहीं देखने तो मैं क्या कर सकता था, तो मैं उन कॉलम के नाम भी बता सकता था बजाय स्टार लगाने के। तो दूसरा सिंटेक्स क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक कॉलम विद ऑल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड तो सारे आएंगे, कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रहे इसके अंदर भी हम, तो लेकिन सेलेक्टेड कॉलम की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, हमने कहा राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले बुक नंबर, टाइटल एंड प्राइस। यहाँ देखिए ऑथर का कहीं जिक्र नहीं है, यहाँ 3 कॉलम में चाह रहा हूं, मैंने ऑथर को स्किप कर दिया है। ऑफ ऑल द बुक्स, रिकॉर्ड में सारे चाहता हूं लेकिन कॉलम में केवल 3 चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहां लिया। तो ये मैंने एरिया यहां से सेलेक्ट किया और मैंने इसको रन किया। देखिए जरा, इसमें कहीं आपको ऑथर डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। तो कॉलम को हमने क्या किया, कम कर दिया, एक कॉलम हमने फिलहाल कम कर दिया। तो जो भी सेलेक्टिव कॉलम्स आपको चाहिए उतने कॉलम में आप डेटा मंगा सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये स्टार से सारे सारे कॉलम आ रहे हैं, और अगर स्टार हटा देंगे तो जो जो कॉलम आपको चाहिए वो बता दीजिए, वो डेटा आपको मिल जाएगा। डन। अगर हम चाहते हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हम चाहते हैं क्राइटेरिया बेस्ड रिकॉर्ड्स, कोई कंडीशन हम डालें, हम जो सेलेक्टिव रिकॉर्ड हम चाहते हैं केवल वो आए, तो उसमें कंडीशन क्या आती है, टू व्यू स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल वी नीड टू स्पेसिफाई द क्राइटेरिया या कंडीशन बाय यूजिंग स्पेशल ऑपरेटर। लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऑपरेटर लगाने पड़ते हैं। इन ऑपरेटर को कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, दूसरे एक और तरह के ऑपरेटर जिनको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो 2 तरह के ऑपरेटर्स की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है जिसकी मदद से हम इस काम को करते हैं। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये काम क्या है, 2 चीज को कंपेयर करना। लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है 2 कंडीशंस को कंबाइन करना, बस ये दोनों में फर्क है। ये 2 वैल्यूज को कंपेयर करता है और ये 2 कंडीशंस को कंबाइन करता है नॉर्मल। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है। इक्वल टू, ये कंपेयर करता है क्या 2 चीजें बराबर हैं। नॉट इक्वल टू, इसमें लेस देन ग्रेटर देन का कॉम्बिनेशन है, ये कहता है नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे 6 आपके कोर ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे इन, बिटवीन, एंड, लाइक, ये सब भी हमारे रिलेशन में ही आते हैं। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और कंडीशंस को जोड़ना होता है तो एंड से जोड़ते हैं या और से जोड़ते हैं। अगर हम कहते हैं बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू तो उसको हम एंड लगाते हैं। हम कहते हैं एनी वन कंडीशन हैज टू बी ट्रू तो हम और लगाते हैं। कोई भी कंडीशन के रिजल्ट को आप उल्टा करना चाहते हो तो उसके आगे नॉट लगा सकते हो। तो ये ट्रू को फर्स्ट कर देगा, फर्स्ट को ट्रू कर देगा, तो ये उल्टा कर देता है, इसका नाम है नेगेट द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। अब यहाँ एक सिनेरियो देखते हैं इसको समझाने के लिए। हमने क्या कहा, डिस्प्ले ऑल कॉलम्स विद क्राइटेरिया बेस्ड रिकॉर्ड्स। यहाँ क्या है, जैसे हमने कंडीशन डाली, सेलेक्ट, सारे कॉलम ले रहे हैं मान लीजिए स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर के साथ लगाएंगे कंडीशन। ये है सिंटैक्स। अब तरीका देखिए, हमने कमांड दी है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स, यानी स्टार हो गया, फ्रॉम बुक टेबल हैविंग प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 500। ये आगे क्राइटेरिया
कि जो प्राइस है आपका वो 500 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नाम साफ दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो कैसे क्राइटेरिया बनाया हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, ये हो गई कंडीशन। तो वेयर के आगे जो ये बनाया हमने, तो ये जो ऑपरेटर है हमारा, ये है रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसको कैसे लगाया आप इसको जरा सेलेक्ट करिए। अब ये केवल वो सारी बुक्स आपको शोकेस करेगा जिनका जो प्राइस है वो 500 या उससे ऊपर है। ये हमने सेलेक्ट किया, इसको मैंने रन किया, तो चेक करिए जो 400 वाली बुक है प्राइस वाली, वो आपकी हट गई यहाँ से। देखिए अब सारे रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं हो रहे हैं, अब केवल वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहे हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे देखिए तभी प्रैक्टिकली चीज आपको समझ में आएंगी। खाली ब्लॉग से कोई कुछ कंटेंट पढ़ लेगा, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है जैसे प्रैक्टिकली आप चीजों को होते हुए देखें और उसको आप बार बार रिवाइज करें चीजों को। जितनी ज्यादा बार इसको रिवाइज करेंगे तभी हम आपको और कुछ एडवांस चीजें पढ़ा पाएंगे। आप हमें कमेंट भेजिए कि आपको क्या चाहिए, कैसा लग रहा है ये, और अच्छा हमें कुछ करना है, और आप अपनी क्वेरीज हैं कोई पर्टिकुलर आपकी, आप हमें कमेंट करके भेजिए। तो आप वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो और आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। तो जैसे जो भी आपके कमेंट मिलेंगे अकॉर्डिंगली हम आपसे इंटरेक्ट कर लेंगे। चलिए अब देखिए आगे, एक और स्टेटमेंट हमने यहाँ दिया, राइटिंग रिस्क स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स फ्रॉम बुक, यानी स्टार हो गया, वेयर टेबल हैविंग प्राइस, या तो जो बुक का प्राइस है 500 रुपीज होना चाहिए या 900 होना चाहिए। गौर करिएगा, अब ये इक्वल टू वाला केस आ गया, क्यों? क्योंकि प्राइस हमने क्या कहा, बुक 500 वाला या तो प्राइस हो या 900 वाला प्राइस हो। तो इसको हम और ऑपरेटर से जोड़ दिया हमने कि दोनों में से कोई भी प्राइस आता हो वो हमारी बुक आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 400 वाला भी गया, 700 वाला भी गया। अब इसमें कौन कौन लोग आएंगे, जिनके बुक की जो प्राइस है या तो 500 हो या 900। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि हमने रेंज कैसे बनाई है, ये कि किस तरह से वैल्यूज को पास किया। जब आपके पास इस तरह से और बहुत सारे ऑपरेटर अगर आ जाएं तो इनका एक ऑल्टरनेट आपको दिया गया है। एक सेकेंड, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट और होता है इसके लिए। वो ऑल्टरनेट क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। एक खास ऑपरेटर का नाम है इन ऑपरेटर, हम उसकी भी मदद ले सकते हैं। इनमें क्या हुआ, आपको ये इक्वल टू और ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आपने सीधा किया क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इन, क्या क्या वैल्यूज थी हमारी, और हटाया हमने सीधा 500 या 900। तो जो भी अगर ये और वाली बहुत कंडीशंस आ रही हो आपकी, तो उनको आप अवॉइड करके आप क्या लगा सकते हो, इन लगा सकते हो। तो जो काम इससे हो रहा है वही काम इससे भी होगा। तो दोनों सेम है कि ऑल्टरनेट वर्जन है क्योंकि ये, तो इस तरह से हम और भी लगा सकते हैं, और हम चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं और सीधा हम इन लगा सकते हैं। तब भी आपको देखिए सेम रिजल्ट आ रहा हो, कोई भी रिजल्ट आपको सामने दिखाई देगा, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है किसी भी तरीके की। अगर थोड़ा सा और एडवांस लेवल क्वेरीज पे जाते हैं तो हमने कहा राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द बुक रिकॉर्ड्स हैविंग वर्ड डेटा। हम ऐसा देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास बुक्स हैं उसमें टाइटल के अंदर कहीं डेटा वर्ड लिखा है क्या। तो खास ऑपरेटर हमारा इसका नाम है लाइक। डेटा जो वर्ड है वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी हो सकता है। इसलिए क्या लगाया हमने, परसेंटेज डेटा परसेंट। इसका मतलब है कि जो डेटा वर्ड है वो स्टार्टिंग हो, एंडिंग हो, बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं से भी ढूंढ लाएगा। तो जो आपका गूगल है कैसे ढूंढता होगा, क्या कैसे क्राइटेरिया लगाते हो, कैसे आप ये ढूंढते हैं लोग, तो आप उसका एक छोटा सा एक नमूना आप यहाँ देख सकते हो। तो ये हमने कंडीशन डाली, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको रन किया, तो जरा देखिए ये दोनों जो बुक्स हैं उनमें डेटा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो जहां कहीं भी डेटा वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा ये ढूंढ के ला देगा। तो लाइक ऑपरेटर का काम क्या है, किसी स्ट्रिंग के अंदर डेटा को ढूंढना। ये मेनली स्ट्रिंग्स के लिए काम करेगा, नंबर्स पे और डेट्स पे काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इधर यहाँ एक और केस देखिए, हमने कहा राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल द बुक्स हैविंग प्राइस रेंज। अब रेंज आ गई देखिए 400 से लेकर 700, यानी 400 भी होना चाहिए और 700, और उसमें रेंज है क्योंकि ये, इसका मतलब 400 से लेकर 700 भी इंक्लूड होगा और बीच वाले लोग भी आएंगे इसके अंदर। अब 900 वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा इसके अंदर। तो कैसे रेंज बनाओगे आप, एक रेंज तो तरीका है नॉर्मल बना, एक तरीका हो सकता है बिटवीन, हमने सीधा लगा दिया बिटवीन, हमने कहा 400 एंड 700। तो बिटवीन भी हमारा एक ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप चाहो तो ऐसा आसानी से कर सकते हो। तो ये आपने लिया, ये आपने सेलेक्ट किया, इसको आपने प्ले किया, तो जरा चेक करिए 400 से 700 आ रहे हो, लेकिन 900 वाला नहीं आ रहा होगा।
तो कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है, उसी क्राइटेरिया पे बेस हमारा स्ट्रक्चर होता है कि रिकॉर्ड्स को आप कैसे रिट्रीव करते हो। ये रिट्रीव करने के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं आपके, तो जिनको आप आराम से यहाँ से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें रिट्रीव करना आ गया रिकॉर्ड्स का। अब क्या बचा देखिए, किसी रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है, अपडेट कैसे करोगे, इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट कैसे करोगे, अगर ये और समझ में आ जाए। अच्छा, एक और हमने इसमें मुद्दा लिया है आपका कि आप मल्टीपल टेबल पर डेटा कैसे रीड करोगे। ये डेटा तो आपने रिट्रीव किया हमने सिंगल टेबल पे, जैसे लेकिन अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा इशू जो वो थी हमारी इशू बुक्स टेबल, उसमें दो तरीके का डेटा लिखा हुआ है, आप गौर करिए। जिसमें हमने कहा था बुक नंबर है हमारा और आपका रोल नंबर है, लेकिन इसमें कहीं भी ना तो किसी बंदे के नाम है, ना ही बुक का टाइटल है, ना ही ऑथर है, ना ही प्राइस। तो अगर आपको कभी ऐसा डेटा उठाना होगा, अच्छा ये वाली बुक किसको इश्यू हुई थी, उसका टाइटल क्या था, तो कैसे पता लगाओगे आप। तो आप दो टेबल को या तीन टेबल को, हम मल्टीपल टेबल को कंबाइन भी कर सकते हैं, सो दैट इज पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करते हैं, हाउ टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स पर अगर थोड़ा सा ध्यान कर देंगे, वी कैन ऑल्सो रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। देखिए ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल मेथड है। थोड़ा अगर और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो एक टॉपिक आएगा, इसका नाम है जॉइंट्स। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो उसके अंदर मिलेंगे आपको जो एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं। ये आपका बहुत बेसिक मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें आपने इवन कीज का जिक्र नहीं किया है ना, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, इंटीग्रेटेड कंस्टेंट्स क्या है, कंस्टेंट्स क्या होते हैं, अभी हमने यहाँ कोई जिक्र नहीं किया है। ये आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक एसक्यूएल इसके अंदर समझाने की कोशिश की है। एडवांस एसक्यूएल के लिए आपको अगला वीडियो आपको वेट करना है, ठीक है, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। तो क्या करेंगे, सो वी कैन ऑल्सो रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन सेम एसक्यूएल क्वेरी बेस्ड ऑन कॉलम नेम्स। कैसे, देखो अब हमने केस क्या बनाया, हमने डिस्प्ले रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, बुक नंबर एंड टाइटल ऑफ द बुक एंड इशू डेट। अब जो इशू डेट है वो तो है ही हमारे पास इशू टेबल के अंदर, लेकिन साथ साथ मुझे क्या चाहिए, बुक नंबर के साथ साथ मुझे बुक का टाइटल भी चाहिए, और मुझे बच्चे का रोल नंबर के साथ साथ उसका नाम भी चाहिए। मुझे डेटा दो टेबल से, तीन टेबल से उठाना है। देखिए जो इशू डेट आ रही है वो तो इशू डेट वाली टेबल से आ रही है, जो रोल नंबर और जो नाम है ये स्टूडेंट टेबल से आ रहे हैं, बुक नंबर टाइटल ये बुक टेबल से आ रहे हैं। तो उसका नाम जो डेटा पिक कर रहा है मुझे तीन टेबलों से पिक करना है। अब तो कैसा पिक होगा, देखिए अब मैं गया तो हमने क्या, जो फ्रॉम लगा होगा उसमें क्या क्या लोगे, स्टूडेंट कॉमा बुक कॉमा स्टूडेंट, तीनों टेबल नहीं देखी फ्रॉम में मैंने, क्यों डेटा तीन टेबल से आने वाला है। अब कहां से क्या क्या आना है टेबल के आगे लिख दो। हमने कहा सेलेक्ट, स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए क्योंकि रोल नंबर मांगा है, स्टूडेंट का ही नाम चाहिए, बुक वाली टेबल में से बुक नंबर चाहिए, बुक में से टाइटल चाहिए, और इशू बुक्स वाली टेबल में से इशू डेट चाहिए। अब क्राइटेरिया कैसे मैच हो, कैसे पता लगेगा भाई इस वाले बच्चे का नाम ये है, तो हमें ये पता है कि जो रोल स्टूडेंट वाली जो टेबल है उसमें जो रोल नंबर उसके आगे नाम छिपा हुआ है। तो हमने समझाया कि इशू डेट वाली जो टेबल है उसका जो रोल नंबर है वो मैच करेंगे किसके साथ, हम स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर के साथ, साथ साथ हम जो उसका बुक नंबर है इसके अंदर जो है उसको मैच करेंगे बुक के अंदर बुक नंबर से। तो यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड जो कंडीशन को आपको मैच करते होंगे वो आपके यहाँ पे निकल आएंगे। जरा इसको चला के दिखाएं आप। तो मैंने इसको कॉपी किया डेटा कमांड को, और इस कमांड को मैंने यहाँ पेस्ट किया, इसको सेलेक्ट किया मैंने और इसको मैंने रन किया। तो देखिए जरा, ये आ गया आपका रोल नंबर, ये आ गया नाम, ये आ गया बुक नंबर, ये आ गया टाइटल, ये आ गई मेरी इशू डेट। तो इसलिए इन टेबल जो स्ट्रक्चर सिस्टम है टेबलर डेटा का, ये इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि आप मल्टीपल टेबल को इंटरलिंक कर सकते हो और एक साथ डेटा मल्टीपल टेबलों से भी फैच कर सकते हो आप। ये बहुत खूबसूरत चीज होती है डेटाबेस प्रोग्रामिंग के अंदर, इसके लिए एसक्यूएल की जो कमांड्स। अब इसी के अंदर एक और मुद्दा आता है छोटा सा, कि जैसे देखिए तीन टेबल है हमारे पास, तो इसमें अगर देखेंगे कोड बड़ा कम्बरसम सा नजर आ रहा है आपको। इसी का एक छोटा वर्जन हमने दिया कि हम इसका एक अलाइस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी का रोहित कुमार शर्मा, हमने कहा उसको घर पे हो सकता है किसी छोटे नाम से पुकारा जाता हो, राजू समथिंग। तो अगर हम चाहें तो इन टेबलों के नाम को, कॉलम के जो हमारे कॉलम के नाम को भी हम छोटा बना सकते हैं, उसको कहते हैं एलियस उर्फ। तो ये भी हमारा एक मॉडल है। तो उसमें क्या करते हैं, अब वो देखिए टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू क्रिएट एलियस ऑफ टेबल नेम एंड कॉलम नेम्स। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्लॉज होता है एज। यहाँ देखिए हमने क्या लगाया, सेलेक्ट एस डॉट रोल नंबर्स, सेलेक्ट एस डॉट नेम, एस डॉट बुक नंबर। ये देखिए अब हमने एस कहां से आ रहा है, हमने कहा जो स्टूडेंट है भाई उसको कहेंगे हम एस, बुक को कहेंगे हम बी, इशू डेट को कहेंगे आई।
एस से क्या कर दिया कि छोटे छोटे नाम बना दिए मैंने। अब मैंने सीधा लिखा एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, एस डॉट बुक नंबर, एस डॉट टाइटल, बी डॉट टाइटल, आई। तो अब मुझे पूरे पूरे नाम लिखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या हो गया, मेरा जो कोड है वो मुझे लिखने की जो टेक्निक है मेरी काफी छोटी हो गई। तो हम टेबलों के नाम को भी शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया है, उसको कहते हैं अलाइस या उर्फ। तो यहां पे अगर मैं इसी कमांड को मैं फिर से चलाऊं एक बार, तो देखिए फिर से सेम आउटपुट आ रहा है मेरा। लेकिन कमांड पहले के मुकाबले काफी कॉम्पैक्ट हो गई होगी, क्योंकि हमने नाम काफी छोटा कर दिया, तो कमांड हमारी काफी कॉम्पैक्ट हो गई। दूसरी बात क्या, देखिए जो आउटपुट आ रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, जो बुक नंबर है वो ऐसी चिपका चिपका आ रहा है। ठीक है, डेटाबेस के टेबल की बात तो ठीक थी, लेकिन जब हम प्रिंटिंग करते हैं या किसी कस्टमर को जो चीज दिखाते हैं, ये हो सकता है थोड़ा सा जैसे नेम आ रहा है, मैं उसको स्टूडेंट नेम लिखना चाहूँ, मैं इसको बुक टाइटल की जगह मैं बुक टाइटल लिखना चाहूँ या टाइटल ऑफ द बुक लिखना चाहूँ, तो ऐसा हो सकता है। तो जो एज क्लॉज है हमारे एक और तरीके से बिहेव करता है कि हम चाहें तो थोड़ा सा और एडवांस जा सकते हैं। हमने क्या कहा कि जो रोल नंबर आ रहा है उसको हम ऐसा ना लिख के सामने वाले को ऐसे दिखाएंगे, बैकग्राउंड में कैसे लिखा हुआ ऐसे, लेकिन मैं क्या चाहता हूं उसको ऐसे दिखाई दे। ये देखिए, हमने कहा जो नेम नाम का जो हमारे पास कॉलम है हम उसको ऐसे दिखाना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम। तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, हमने कहा जो बुक नंबर है उसको हम ऐसे दिखाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से भी दिखाना चाहते हैं हम उस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये कौन सी जैसे इश्यू डेट, मैंने क्या लिखा है इसको, बुक इश्यू डेट। मेरी मर्जी है मैं किसको क्या दिखाऊं। तो हम कॉलम के नाम को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको अगली क्लास में थोड़ा सा, अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर आप थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा और एडवांस कमांड हम देंगे उसके अंदर। तो यहाँ देखिए जरा, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, बुक नंबर, बुक टाइटल, बुक इशू डेट, तो जो आपके ये देख रहे हैं हेडिंग चेंज हो गए एकदम से। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कॉलम आपने लिखे थे वही कॉलम आपके आएंगे, आप अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये कैसे क्रिएट हो रहा है। अब क्या बचा हमारे पास, रिकॉर्ड को आप अपडेट कैसे करेंगे, रिकॉर्ड को आप डिलीट कैसे करेंगे। तो ये अलाइस वाली बात हो गई। बाकी पोस्ट आप ये देखेंगे हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड को अगर मुझे अपडेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, उसके लिए कमांड होती है अपडेट कमांड। यहाँ गए, अब देखिए टू चेंज द वैल्यूज इन सम कॉलम ऑफ टेबल, उसके लिए हमें इसके स्टेटमेंट चीज का नाम है अपडेट। सिंटेक्स क्या कहती है, अपडेट लिखिए, टेबल का नाम लिखिए, फिर सेट कीवर्ड लगाइए, किसको मॉडिफाई करना है, फिर कॉलम का नाम लिखिए, उसकी वैल्यू डालिए, कॉमा लगाइए, अगला कॉलम दीजिए, अगली वैल्यू लगाइए, लेकिन कंडीशन जरूर डाल दीजिए वेयर लगा के। कंडीशन अगर नहीं डाली तो आपके सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड कभी कभी चलते ऐसी भी पड़ती है हमें, ऐसा नहीं कि इसकी बिना इसके नहीं पड़ती, वो सिनेरियो अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा वेयर के साथ कंडीशन जरूर लगाइएगा। जैसे यहाँ देखिए, मैंने कहा राइट द स्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू अपडेट द प्राइस ऑफ द बुक, बुक नंबर है 101, उसका प्राइस जो 400 रुपए था उसको बढ़ा के कितना करना है मुझे, 450 करना है। तो मैंने क्या लिखा, अपडेट बुक सेट प्राइस इक्वल टू 450 वेयर बुक नंबर इक्वल टू, तो ये मेरा क्राइटेरिया बन गया। तो देखिए अभी तक जो बुक नंबर पे जो मेरा था उसका क्या था सारा डेटा, एक बार मैं प्राइस फिर से दोबारा दिखा देता हूँ आपको। बुक टेबल के अंदर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो क्या डेटा है मेरे पास, 400 रुपए देखिए प्राइस है। अब मैंने क्या किया, अब इसको मैंने क्वेरी दे दी अपडेट करने की। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको रिट्रीव किया। अब ये देखिए, अब मैं फिर से उसको क्वेरी को अगर रन करता हूँ, फिर से टेबल का देखता हूँ स्ट्रक्चर, देखिए प्राइस चेंज हो गया 450। तो किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना यहाँ बच्चों का खेल होता है। कमांड बहुत सिंपल सी है, इसका नाम है अपडेट, देन टेबल का नाम सेट, कॉलम का नाम, नई वैल्यू, वेयर कंडीशन डाल दीजिए, वही रिकॉर्ड आपका मॉडिफाई हो जाए। डन। अब क्या रह गया, इसी रिकॉर्ड को आप डिलीट कैसे करोगे। तो यहां आ गए हम, तो अब हम रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पहुंच के हम हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड, हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड, ये लास्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर आज का। तो यहाँ पहुंच गए, टू डिलीट ए रिकॉर्ड हमें क्या चाहिए, डिलीट कमांड चाहिए। क्या कहती है, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम साथ में डालिए कंडीशन। तो जैसे हमने यहाँ केस लिया, राइट द स्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द बुक हैविंग बुक नंबर 105। तो हमने क्या किया, डिलीट फ्रॉम बुक वेयर बुक नंबर इक्वल्स टू, तो ये हमारे टेबल में से एक रिकॉर्ड हमने गायब कर दिया।
तो ये मान लीजिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं वापस गया और ये कमांड मैंने यहाँ डाली, तो देखिए पूरी कमांड का सेट आपका सारा यहाँ सामने भी दिख रहा है एक साथ। मैंने इसको रन किया, तो ये पूरा का पूरा देखिए सेट बन गया सारी कमांड। अगर मैं फिर से अगर व्यू करूंगा बुक के रिकॉर्ड्स को, अब आपको 105 नंबर रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा। चेक करिए आप। तो मेरे ख्याल से अब ये जो बेसिक कमांड्स अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉग है, इसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे इसी के अंदर, जिसको कहते हैं एसक्यूएल बाय विगोर कौंसल। ठीक है, अब इसको क्योंकि एडवांस एसक्यूएल है तो नया ब्लॉग मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इतने ही टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। इसके बेस पे आपको क्विज मिलेगी, और क्विज के सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी में से ही होंगे। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।